गुड मॉर्निंग क्लास। आपको हमारे यूट्यूब चैनल इंस्पायर्ड यूथ में स्वागत है। दोस्तों, हम पिछली क्लास में कैबिनेट मिशन योजना के बारे में पढ़ लिए थे और विस्तार से पढ़े थे कि कैबिनेट मिशन योजना के क्या क्या प्रावधान थे, भारत में किस लिए आया गया और फिर क्या क्या प्रावधान थे, ये हम पिछले क्लास में पढ़ लिए। दोस्तों, भारत में कैबिनेट मिशन आ चुका है। अब संविधान का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। तो समझते हैं कि कैसे कैसे संविधान का निर्माण कार्य शुरू हुआ। तो दोस्तों, कैबिनेट मिशन योजना जब भारत में आ गया तो 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का प्रथम बैठक होता है और 9 दिसंबर 1946 से संविधान का निर्माण शुरू हो जाता है और यह लास्ट 24 जनवरी 1950 तक संविधान का निर्माण होता रहता है। यानी कि 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950 तक संविधान का निर्माण कार्य शुरू रहता है। और इसी क्रम में दोस्तों, भारत के संविधान के निर्माण करने में बहुत ज्यादा समय लग जाता है, यानी कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लग जाता है संविधान के निर्माण करने। आइए समझते हैं प्रमुख सत्रों के बारे में। ये सत्र कुछ इंपोर्टेंट है, जैसे में 9 दिसंबर 1946 प्रथम बैठक। 9 दिसंबर 1946 से 24 जनवरी 1950। 9 दिसंबर 1946 से 24 1950 तक भारत के संविधान का निर्माण कार्य शुरू रहता तो होता रहता है। आगे समझते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को क्या हुआ। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को अगर देखा जाए तो भारत में संविधान का निर्माण शुरू हो चुका है और 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक होती है। यानी कि संविधान सभा बनाई जाती है कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर और उसमें विभिन्न प्रांतों से, विभिन्न क्षेत्रों से प्रमुख व्यक्ति आकर के संविधान सभा में एकत्रित होते हैं और संविधान निर्माण के प्रयास में लग जाते हैं। तो दोस्तों, पहली बात यह है कि 1946 को पहला ये प्रथम बैठक हुआ। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई। दूसरी बात यह है कि इसे मात्र 207 सदस्य उपस्थित थे। प्रथम बैठक में, संविधान सभा की पहली बैठक में मात्र 207 सदस्य उपस्थित थे। फिर प्रश्न उठता है कि दोस्तों, जब चुनाव 389 सीटों पर हुआ, 296 सीटों पर हुआ, तो फिर 207 सदस्य उपस्थित क्यों है? तो ज्यादा होना चाहिए। तो दोस्तों, हम पहले ही बता चुके थे कि मुस्लिम लीग और देसी रियासत संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया, यानी कि संविधान सभा में जाने से मना कर दिया। इसलिए संविधान सभा में सदस्यों की संख्या घट करके 207 हो गई, यानी कि मुस्लिम लीग और देसी रियासत पहले ही से अलग हो चुके हैं। इसलिए 207 सदस्य उपस्थित होकर संविधान का निर्माण शुरू करते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों कि जब प्रथम बैठक होती है तो बात उठता है कि संविधान सभा का अध्यक्ष बनाया जाए, यानी कि संविधान सभा का अध्यक्ष होगा तभी तो संविधान का निर्माण कार्य शुरू होगा। इसलिए उस समय देखा जाता है कि अध्यक्ष सब कैसे नियुक्त किया जाए। तो उस समय फ्रांस की परंपरा को देखते हुए, यानी कि फ्रांसीसी परंपरा के अनुसार फ्रांस में क्या होता है कि यदि कोई ज्यादा उम्र के व्यक्ति है तो उन्हीं को संविधान सभा का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता था। तो उसी के परंपरा को देखते हुए भारत के संविधान में भी ये किया गया कि उस समय देखा गया कि प्रथम बैठक में सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति कौन है। उसमें खोजा गया, पाया गया तो हाथ उठाते हैं पीछे से सत्यनारायण सिन्हा जी। सत्यनारायण सिन्हा जी को देखा गया तो सबसे संविधान सभा में सबसे ज्यादा उम्र के व्यक्ति थे। तो इसलिए सत्यनारायण सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। तीसरा हुआ सत्यनारायण सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है और यह होता है फ्रांस की परंपरा के अनुसार। यानी कि फ्रांस की परंपरा अनुसार सत्यनारायण सिन्हा को संविधान सभा का प्रथम अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया गया। दोस्तों, जब यह हो गया, अध्यक्ष नियुक्त हो गया, तो फिर बात उठी कि उस समय एंग्लो इंडियन भारत में रहा करते थे, यानी कि आंग्ल भारत, आंग्ल ब्रिटिश, आंग्ल भारतीय। एंग्लो इंडियन उसको कहा गया जो कुछ अंग्रेज थे वो भारत में ही भारत में ही रह गए। यानी कि कुछ अंग्रेज तो आजादी के बाद भारत से चले गए, लेकिन कुछ अंग्रेज जो है, पूरे अंग्रेज तो नहीं जा सकते थे भारत से ना, इसलिए कुछ अंग्रेज भारत में ही रह गए। वो भारत में रहना चाह रहे थे, भारत में रह गए। तो उसके लिए क्या क्या नियम होंगे, क्या क्या प्रावधान होंगे संविधान में, क्या क्या उसको स्वतंत्रता दी जाएगी, तो उसके लिए भी अध्यक्ष नियुक्त किया गया और उसके अध्यक्ष थे
फ्रैंक एंथनी। फ्रैंक एंथनी को आंग्ल भारतीयों का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया इसी प्रथम बैठक में, चौथा में, फ्रैंक एंथनी। यानी कि फ्रैंक एंथनी को आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व करने के लिए, यानी कहा गया कि फ्रैंक एंथनी को उपाध्यक्ष बना दिया गया और कहा गया कि तुम एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व करोगे, एंग्लो एंग्लो इंडियन के लिए नियम कानून बनाओगे। और फ्रैंक एंथनी को आंग्ल भारतीय का प्रतिनिधित्व करने के लिए उपाध्यक्ष बनाया गया, उपाध्यक्ष। अब आगे समझते हैं दोस्तों कि 949 की इतनी सारी चीज हो गई, और पर आगे क्या बैठक होता है। आगे 11 दिसंबर 1946, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को बैठक होती है, और ये संविधान सभा का तीसरा बैठक होता है। यानी कि बात किया जाए तो ये संविधान सभा का तीसरा बैठक होता है 11 दिसंबर 1946 को, और इसमें भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। पता क्या है दोस्तों कि 949 को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जयंतीना को बना दिया जाता है, लेकिन वो उसकी मृत्यु हो जाती है, अगले दिन उसकी मृत्यु हो जाती है, खुशी से मृत्यु हो जाती है उनकी। क्या होता है, रियलिटी भी है ये दोस्तों। लेकिन आगे क्या होता है कि तीसरा बैठक होता है, और इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है राजेंद्र प्रसाद, यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। तो अध्यक्ष नियुक्त करने की बात आती है तो संविधान सभा में आचार्य कृपलानी, जो कि संविधान सभा के सदस्य थे, आचार्य कृपलानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित करते हैं संविधान सभा में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम रखते हैं कि हमारा मानना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया जाए। जब ये बात रखते हैं तो सर्वसम्मति से संविधान सभा के सभी सदस्य, जितने भी सदस्य होते हैं, वो भी हाँ में हाँ मिलाते हैं, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है। चूंकि आचार्य कृपलानी ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित किया था अध्यक्ष के रूप में, इसीलिए आचार्य कृपलानी को संविधान सभा का प्रथम वक्ता कहा जाता है। वक्ता मतलब बोलने वाला, प्रथम बोलने वाला व्यक्ति, प्रथम वक्ता के रूप में कहा जाता है आचार्य कृपलानी को। दूसरा है आचार्य कृपलानी। आचार्य कृपलानी को प्रथम वक्ता कहा जाता है, किस लिए? चूंकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का नाम प्रस्तावित किए थे अस्थायी अध्यक्ष के रूप में संविधान सभा में। अगली चीज क्या होती है दोस्तों, जब तीसरी बैठक होती है तो उसके बाद क्या होता है कि एक और दो उपाध्यक्ष बनाने की बात कही जाती है। संविधान सभा में ये कहा जाता है कि दो उपाध्यक्ष बनाया जाए। एक तो पहले फ्रैंक एंथनी बन चुके थे एंग्लो इंडियन के उपाध्यक्ष, और दूसरा भी बनाने की बात कही गई, तो उसके लिए एक अगला उपाध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। एच.सी. मुखर्जी, यानी कि एच.सी. मुखर्जी उपाध्यक्ष बनाया गया। एच.सी. मुखर्जी को संविधान सभा का दूसरा उपाध्यक्ष बनाया गया, यानी कि संविधान सभा में दो उपाध्यक्ष रहेंगे, एक फ्रैंक एंथनी और एक एच.सी. मुखर्जी। आगे क्या होता है दोस्तों कि बी एन राव, जो कि उस समय बहुत ही इंटेलेक्चुअल आदमी थे, बहुत ही विद्वान आदमी थे, यानी कि भीमराव अम्बेडकर की बराबरी रखते थे। तो बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया जाता है, यानी कि 11 दिसंबर 1946 को बी एन राव को संविधान का संवैधानिक सलाहकार, यानी कि तुम सलाह के रूप में काम करोगे। संविधान में अगर कोई नियम जुड़ता है, हटाता है, कुछ भी होता है, तो तुम उसमें सलाह देने का कार्य करोगे। इसलिए बी एन राव संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। किसको दोस्तों? तो बी एन राव को। बी एन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। आगे क्या होता है दोस्तों कि 11 दिसंबर 1946 को ही नियम समिति का भी गठन होता है, जिसके अध्यक्ष होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
नियम समिति का गठन किया जाता है। संविधान सभा के द्वारा नियम बनाने के लिए एक समिति का गठन किया जाता है जिसे नियम समिति कहते हैं। और नियम समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते हैं। और नियम समिति में कुल मिलाकर के 16 सदस्य होते हैं, एक अध्यक्ष और 15 सदस्य, यानी कि एक राजेंद्र प्रसाद और 15 अन्य सदस्य, सबको मिलाकर के 16 सदस्य होते हैं नियम समिति में। इसी में होता है नियम समिति का गठन होता है जिसमें 16 सदस्य होते हैं दोस्तों। इसमें होते हैं एक अध्यक्ष प्लस 15 सदस्य। और नियम समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष भी नियुक्त किए जाते हैं और नियम समिति के भी अध्यक्ष नियुक्त किए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आता है दोस्तों 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 को 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक हो जाता है, तीसरा बैठक। लेकिन 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का 5वीं बैठक होता है, यानी 5वीं बैठक 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की होती है। और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए जाते हैं। इसमें प्रथम कार्य यही किए जाते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। यानी कि पहला ये हो गया ये 5वीं बैठक, दूसरा हो गया नेहरू द्वारा यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 5वीं बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। तो दोस्तों हम उद्देश्य प्रस्ताव की बात करते हैं तो प्रश्न उठता है कि उद्देश्य प्रस्ताव है क्या और इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी संविधान सभा में पेश करने की। दोस्तों तो बात यह है कि उद्देश्य प्रस्ताव, उद्देश्य का मतलब होता है कि हमारा उद्देश्य क्या है। पंडित जवाहरलाल नेहरू को बोला गया संविधान सभा के द्वारा, संविधान सभा बोलते हैं कि नेहरू तुम बताओ हमारा उद्देश्य क्या है, हम किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, संविधान सभा में इकट्ठा हुए हैं, तो हमारा क्या उद्देश्य होगा, हम इसमें क्या क्या कार्य करेंगे। तो इसी का जिम्मेदारी दिया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू को कि तुम अगले दिन तुम उद्देश्य प्रस्ताव लेकर आना, उद्देश्य बताना हम लोग को, हम लोग क्या क्या करेंगे संविधान सभा में। तो इसीलिए 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव तैयार करते हैं और संविधान सभा में भाषण देते हैं कि उद्देश्य प्रस्ताव क्या है, हम किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। उससे भाषण होता है दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू का, बहुत लंबा चौड़ा भाषण होता है। तो उसमें बताया जाता है, प्रथम बात ये बताया जाता है उद्देश्य प्रस्ताव में, कहा जाता है कि दोस्तों कि ये संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य घोषित करती है और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण कार्य शुरू करती है। यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि जब संविधान सभा का निर्माण कार्य शुरू हो चुका था 13 दिसंबर 1946 को, तो उसी समय पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को, यानी कि भारत को स्वतंत्र घोषित कर दिए, यानी कि बोल दिए कि हम स्वतंत्र है, संप्रभु है और गणराज्य भी है। यानी कि संविधान सभा में पंडित जवाहरलाल नेहरू खुद को घोषित कर दिए कि ये संविधान सभा, ये जो संविधान सभा है इकट्ठा हुए हैं, ये भारत को स्वतंत्र, संप्रभु और गणराज्य घोषित करती है। यानी कि हमारा देश स्वतंत्र है, हम संप्रभु है, हम खुद मालिक, अपने देश के मालिक हम खुद है, आंतरिक और बाहरी निर्णय हम खुद लेंगे। गणराज्य है, यहाँ लोगों का राज्य चलेगा, गणराज्य है। और भविष्य के प्रशासन को, यानी कि भविष्य के जो भारत है, आने वाला भारत है, उसको चलाने के लिए एक संविधान का निर्माण कार्य हम शुरू करते हैं। पहला बात तो कहा गया उद्देश्य प्रस्ताव में, कहा गया दोस्तों पहला कहा गया कि भारत को कहा गया कि स्वतंत्र, संप्रभु, गणराज्य। इसमें घोषित कर दिया गया कि भारत स्वतंत्र है, संप्रभु है और गणराज्य है और भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए हमारा संविधान का निर्माण शुरू करते हैं। अगला बात दोस्तों कहा गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू वाला अगला घोषणा करते हैं उद्देश्य प्रस्ताव में, अगला कहते हैं कि देश की सारी शक्तियां,
मतलब कि इस देश की जो भी शक्तियां हैं, चाहे वो केंद्र सरकार की शक्ति हो या फिर राज्य सरकार की शक्ति हो। पता है दोस्तों कि भारत में केंद्र सरकार के लिए अलग, राज्य सरकार के लिए अलग शक्ति का प्रावधान किया गया है। और इसी को हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। इसको कहा जाता है कि शक्ति का पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है भारत में। इन दोनों के लिए अलग अलग शक्ति का बंटवारा किया गया है। तो इसी बात को लेकर के पंडित जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि इस देश की सारी शक्तियां, चाहे वह केंद्र सरकार की शक्ति हो या राज्य सरकार की शक्ति हो, सभी शक्तियां जनता में निहित होगी। यानी कि भारत की जनता ये तय करेगी कि किसके पास कौन सी शक्तियां होगी। इसमें कहा गया दोस्तों, देश की सारी शक्तियां, देश की सारी शक्तियां जनता में निहित होगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू अगला बात बोलते हैं कि देश की सारी शक्तियां, जो भी शक्ति है वो जनता में निहित होगी, यानी जनता में उपस्थित होगा वो सारी शक्तियां। हम लोग के पास, सरकार के पास शक्ति नहीं होगी। अगला दोस्तों बात करता है कि अल्पसंख्यक वर्ग। अगला अपने जवाहरलाल नेहरू बोलते हैं कि देश के सारे अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, सभी की रक्षा की जाएगी, सभी की रक्षा की सुनिश्चित व्यवस्था की जाएगी। यानी कि इस देश में जो भी अल्पसंख्यक वर्ग है, जिसकी संख्या कम है, यानी कि जिसकी संख्या कम है, जो अनुसूचित जाति है, जो बैकवर्ड है, जो समाज में पिछड़ा लोग है, उसके लिए हम सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, उसकी हम सुरक्षा की गारंटी देते हैं। उसकी उसकी समाप्ति नहीं की जाएगी, उसकी संख्या घटेगी नहीं, बल्कि उसकी सुरक्षा की जाएगी। इसीलिए आगे चल करके बहुत सारे, मतलब कि इसमें प्रावधान किए जाते हैं और बहुत सारी सुविधाएं दी जाती है अनुसूचित जाति जनजाति को। जैसे में जातिगत जनगणना कराया गया, आरक्षण दिया गया, ये सारी उनको प्रोवाइड कराया जाता है। किस तरह कहा गया दोस्तों, अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ये सब कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति सभी की सुरक्षा की व्यवस्था की जाएगी। आगे कहा गया दोस्तों, चौथा कहा गया कि इस समय भारत में जो भी क्षेत्र शामिल है, यानी कि जो ब्रिटिश भारत है, फिर देशी रियासत है, इस सभी को भारत संघ में शामिल करेंगे। यानी कि भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्र शामिल होंगे जो इस समय ब्रिटिश भारत के क्षेत्र है, ब्रिटिश भारत के अंतर्गत आते हैं, और दूसरा देशी रियासत है। इन दोनों से हट करके अगर कोई ऐसा क्षेत्र जो भारत में मिलना चाहे तो भारत संघ का हिस्सा होगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला कि हम भारत संघ में ऐसे सभी क्षेत्रों को शामिल करेंगे, मतलब भारत संघ में किसी को भी अलग होने का अधिकार नहीं होगा। इस समय जो ब्रिटिश भारत है, जो देशी रियासत है, छोटे छोटे राजा महाराजा जो है, सभी को भारत में मिलाया जाएगा। और इस सब से हट करके जो अन्य क्षेत्र होगा वो भारत में अगर मिलना चाहेगा तो भारत संघ का हिस्सा होगा, यानी कि वो भारत संघ का हिस्सा होगा। दूसरा कहा गया कि ब्रिटिश भारत, ब्रिटिश भारत। अगला कहा गया देशी रियासत। इस सब को मिला करके भारत संघ का हिस्सा होगा। ये हो गया दोस्तों। पहला तो कहा गया कि स्वतंत्र संप्रभुत्व गणराज्य होगा। दूसरा कहा गया कि अल्पसंख्यक वर्ग, अनुसूचित जाति जनजाति सभी की रक्षा की व्यवस्था की जाएगी। अगला कहा गया कि देश की सारी शक्तियां जनता में निहित होगी। उसके बाद कहा गया कि ब्रिटिश भारत, देशी रियासत, ये सब भारत संघ का हिस्सा होगा। अगला कहा गया दोस्तों कि देश की सारी नागरिक, देश के सभी नागरिक जो किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, रंग के हो, रूप के हो, सभी के साथ समान न्याय किया जाए। ऐसा नहीं होगा कि जो अमीर है उसके साथ अलग न्याय किया जाएगा और जो गरीब है उसके साथ अलग न्याय किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे देश में असमानता आ जाएगी। इसीलिए पंडित जवाहरलाल नेहरू अगला घोषणा करते हैं कि देश के सारे नागरिक, चाहे बच्चा, बूढ़ा, जवान, किसी भी धर्म के हो, जाति के हो, रंग के हो, रूप के हो, सभी के साथ समान न्याय किया जाएगा। यानी कि अगला कहते हैं सभी नागरिक के साथ समान न्याय, सभी नागरिक के साथ समान न्याय किया जाएगा। जब इतनी बात की घोषणा करते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू 13 दिसंबर 1946 को, जब
ये उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। और उद्देश्य प्रस्ताव में जब बताया जाता है संविधान सभा को, जो हम हमारा इस जो उपस्थित हुए हैं संविधान सभा में, हमारा क्या क्या उद्देश्य होगा, हम क्या क्या करेंगे इसमें, जब इतनी सारी बातों को बताया जाता है तो बहुत ही प्रभावशाली ढंग से बताया जाता है। ये बताते हैं तो पूरा संविधान सभा तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठती है, यानी कि पूरे संविधान सभा में तालियां बजने लगती है। संविधान सभा में पूरा एकदम शोर हो जाता है कि क्या प्रस्ताव, कितना अच्छा प्रस्ताव पेश किया गया पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। तो दोस्तों ये हो गया उद्देश्य प्रस्ताव। और इसको 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया जाता है। यानी कि 13 दिसंबर 1946 को 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश होता है। उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा, लेकिन इसे 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है। 22 को उद्देश्य प्रस्ताव को सर्वसहमति से बिना किसी आपत्ति के सभी संविधान सभा के सभी सदस्य स्वीकार कर लेते हैं। और आगे चल करके भारत के संविधान में यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का कार्य करते हैं। यानी कि देखा जाए तो भारत के संविधान में प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है, बल्कि उद्देशिका का उल्लेख है। यानी कि भारत के संविधान में जो प्रथम पेज पे लिखा हुआ है, यही पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा जो उस समय ये घोषणा किया गया उद्देश्य प्रस्ताव में, उसी को प्रथम पेज में चिपका दिया गया। दोस्तों उद्देश्य प्रस्ताव ये हो गया। आगे बात करते हैं कि 29 अगस्त 1947 29 अगस्त 1947 को दोस्तों प्रारूप समिति का गठन किया जाता है। यानी कि संविधान सभा द्वारा संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए एक समिति का गठन करता है, जिसे प्रारूप समिति कहा जाता है। और इसके अध्यक्ष भीमराव अम्बेडकर को बनाया जाता है। यानी कि भीमराव अम्बेडकर को एक काम सौंपा गया कि तुम संविधान का प्रारूप यानी कि ड्राफ्ट तैयार करोगे, प्रारूप तैयार करोगे। तो इसी क्रम में संविधान सभा के जो सदस्य होते हैं उसको इसमें शामिल किया जाता है, और कुल मिलाकर के 7 सदस्य इसके होते हैं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज का क्लास समाप्त करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट डे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।